नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अब बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर की इस रिपोर्ट के जरिए। भवानीपुर उपचुनाव में हिंसा का मामला गर्मा गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपचुनाव को टालने की मांग की है। इस बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल कोलकाता में चुनाव आयोग से भी मिला है। बीजेपी ने मांग की कि अगर उपचुनाव टाले नहीं जाते हैं तो सभी पोलिंग बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाए और भवानीपुर विधानसभा में धारा 144 लगाई जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनके सांसद अर्जुन सिंह और दिलीप घोष पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी भवानीपुर में मतदाताओं को डराना चाहती है ताकि ममता बनर्जी किसी तरह से जीत जाए। इस बीच बीजेपी नेता पर हमले के मामले में चुनाव आयोग ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष बंगाल से देर रात दिल्ली पहुँच गए हैं। भवानीपुर में 30 सितम्बर को उपचुनाव होने हैं और प्रचार का दौर थम चुका है। बीजेपी ने भवानीपुर से प्रियंका टेब्रेवाल को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को ये चुनाव जीतना जरूरी है। यूपी के एक आईएएस अधिकारी इफ्तेखारुद्दीन का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो करीब 5 साल पुराना है। उस समय इफ्तेखारुद्दीन कानपुर में बतौर मंडलीय कमिश्नर के रूप में तैनात था। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में आईएएस अधिकारी इफ्तेखारुद्दीन कुछ लोगों को इस्लाम के प्रति कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो इफ्तेखारुद्दीन के सरकारी बंगले पर ही बनाया गया है, जिसमें वो अपने सामने बैठे कुछ लोगों को इस्लाम की खूबियां तो बता ही रहे हैं, साथ ही ये समझा रहे हैं कि क्यों अलग अलग धर्म के लोग अपना धर्म बदल कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत भी की गई है। यूपी सरकार ने कहा कि वीडियो की जांच की जाएगी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता क्या सर इसके मामले की जांच की जाएगी? में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस मामले की जांच की जाएगी, गंभीरता से इसको लिया जाएगा। इफ्तेखारुद्दीन की तैनाती कानपुर में 17 फरवरी 2014 से 22 अप्रैल 2017 तक की गई थी। बीजेपी सरकार आने के बाद उन्हें हटाया गया था। अमेरिका में हुई क्वाड देशों की बैठक से चीन बुरी तरह से बौखला गया है। चीन ने क्वाड सम्मेलन को एक विशेष गुट बताया है। इतना ही नहीं, बौखलाए चीन का आरोप है कि कुछ देश एक विशिष्ट गुट बनाकर चीन को बड़े खतरे के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कदम गलत साबित होगा और वे इसमें कभी सफल नहीं होंगे। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की अहम बैठक हुई थी। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र और मुक्त रखने का संकल्प लिया था। सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा और समृद्धि को आधार बताते हुए वहां चीन की सैन्य गतिविधियों पर क्वाड देशों के नेताओं ने अहम चर्चा की थी। चीन हमेशा से ही क्वाड का विरोध करता रहा है। क्वाड से डरे चीन के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ समय से कुछ देश नियम आधारित व्यवस्था का हवाला देते हुए चीन पर हमला बोलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय देशों और चीन के बीच कांटे की टक्कर जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ के जवानों ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। हथियारों के साथ साथ बीएसएफ की टीम ने ड्रग्स की खेप भी बरामद की है। हथियारों और ड्रग्स का पूरा सामान पाकिस्तान की तरफ से घाटी में भेजा गया था, लेकिन पहले से ही मुस्तैद भारतीय जवानों ने इसे आतंकियों तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 100 से अधिक जिंदा कारतूस है। इसके अलावा 1 किलो के करीब ड्रग्स मिली है। इस ड्रग्स की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में ये हथियार और ड्रग्स का एक बैग छिपाकर रखे गए थे। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने नया समन जारी कर आज उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अनिल परब को दूसरी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले उन्हें 31 अगस्त को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने एक लोक सेवक और महाराष्ट्र के राज्य मंत्री के रूप में व्यस्त होने का हवाला देते हुए कुछ समय मांगा था। सचिन वाजे का बयान दर्ज होने के बाद से ही अनिल परब ईडी के निशाने पर आ गए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने अपने बयान में कथित तौर पर ईडी अधिकारियों को बताया था कि अनिल परब और अनिल देशमुख दोनों ने 10 पुलिस उपायुक्त के ट्रांसफर को रोकने के लिए 20 करोड़ रुपए लिए थे। ये ट्रांसफर के आदेश तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने दिए थे। वाजे का दावा है कि ट्रांसफर रुकवाने के मामले में 10 डीसीपी से 40 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, जिनमें से 20 करोड़ रुपए परब और देशमुख को प्राप्त हुए थे। और अब देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। एक और राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं तो दूसरी ओर स्कूली छात्रों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को राजौरी जिले में 32 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। मामला थाना मंडी क्षेत्र के एक निजी स्कूल का है। प्रशासन ने स्कूल आने वाले सभी बच्चों की एंटीजन टेस्ट के आदेश दिए थे। उसी टेस्ट में ये 32 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूरे जम्मू कश्मीर में सोमवार को कोरोना संक्रमण के कुल 117 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें 55 मामले जम्मू डिवीजन में और 62 मामले कश्मीर डिवीजन में सामने आए। कोविड के कारण लगातार स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसको देखते हुए उपराज्यपाल ने हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षाओं को खोलने के निर्देश दिए थे। दिशा निर्देश में कहा गया था कि स्कूल में आने वाले हर बच्चे का कोविड टेस्ट होगा और हर शिक्षक को कोविड वैक्सीन लगाकर स्कूल आना होगा। अभी तक जम्मू कश्मीर में 3,29,125 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। इनमें 3,23,190 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 46 ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में फिलहाल कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,513 है। इनमें 281 जम्मू डिवीजन में है और 1,232 केस कश्मीर डिवीजन में। ये आंकड़े सोमवार शाम 5 बजे तक के हैं। बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ दायर की गई ममता सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को बंगाल में 2 मई के बाद हुई चुनावी हिंसा में मौत और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है, जबकि इस मामले में एक तरफ से सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए गए। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि एक मर्डर केस में जिसे विक्टिम बताया गया है वह दरअसल जिंदा है। इस मामले में मानव अधिकार के जरिए कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच करवाई थी। मानव अधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ममता सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। साथ ही हाई कोर्ट से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 35 से अधिक एफआईआर दर्ज की है, जबकि कई लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। प्रियंका गांधी 15 दिन के भीतर दूसरी बार यूपी के दौरे पर लखनऊ पहुंच चुकी है। कांग्रेस की महासचिव यूपी में चुनावी तैयारियों को धार देने और पार्टी के जीत की रणनीति पर मंथन करेगी। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने के लिए प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी के साथ भी बैठक करेंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक के काम का जायजा भी लेंगी। इसके साथ ही वो पुराने कांग्रेसी नेताओं से भी मिलेंगी। प्रियंका गांधी की कोशिश होगी कि पार्टी के भीतर चल रहे गुटबाजी और नेताओं की नाराजगी को दूर किया जाए। प्रियंका गांधी का ये दौरा 5 दिन का है। कांग्रेस का 7 अक्टूबर से पूरे यूपी में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा भी चलाने का कार्यक्रम है। 12,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता योगी सरकार की वादा खिलाफी और कांग्रेस के चुनावी वादों को जनता को बताएंगे। 2017 में कांग्रेस ने यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 7 सीटें और 6% वोट ही हासिल हो पाए थे। हैदराबाद में एक मुस्लिम लड़की के साथ जा रहे स्कूटी पर एक हिंदू लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने भी इस घटना की पुष्टि की है। जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक लड़का स्कूटी पर जा रहा है और स्कूटी के पीछे एक लड़की भी बैठी है, लेकिन रास्ते में कुछ मुस्लिम लोग उसे रोक लेते हैं। इन लोगों की आपत्ति इस बात पर है कि हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की क्यों जा रही है। स्कूटी रोकने के साथ ही कुछ लोग लड़के की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। वीडियो में कुछ लोग ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि लड़की के घर वालों को फोन करो।
फोन करो, घर वालों को फोन करो बच्ची के। भाई मारो नको, भाई घर वालों को फोन करो। मारपीट के साथ मौके पर मौजूद लोग लड़के को गालियां भी दे रहे हैं। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद केस दर्ज कर लिया है और कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों में इस तरह के मोरल पुलिसिंग के मामले सामने आए हैं। इस तरह की घटनाओं ने समाज में बढ़ रहे टकराव को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रावधानिक शिक्षा विभाग दिया गया है। राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, राज्य मंत्री दिनेश खटीक को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दायित्व मिला है। इसी प्रकार राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग का दायित्व प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों को ट्वीट कर बधाई दी है और साथ ही लिखा है कि मुझे विश्वास है कि आप सभी के कुशल, अनुभवी एवं कर्मठ नेतृत्व में संबंधित विभाग विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबर। क्या आप इनकम टैक्स फाइल करते समय अपनी पूरी इनकम की जानकारी देते हैं? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए। यदि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आप अपनी आय के सभी स्रोतों की जानकारी नहीं देते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। दरअसल आयकर विभाग को हर करदाता के हर बड़े लेन देन से जुड़ी ज्यादातर जानकारी रहती है। जैसे ही करदाता आय से जुड़े विवरण मुहैया कराता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल उन सारी जानकारियों को मिलान विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं से करता है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। टैक्स पेयर्स के लिए ये भले ही राहत की खबर हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न को भरा जाए। कोविड-19 में मामलों की कमी को देखते हुए अब दुनिया के ज्यादातर देशों ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अपने यहाँ आने की इजाजत देना शुरू कर दिया है। ऐसे में घूमने फिरने यानी ट्रैवल के शौकीन लोग अपना बैग पैक करने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी बाहर घूमने जा रहे हैं तो वीजा और पैसों का इंतजाम के साथ अपने पासपोर्ट को कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से लिंक जरूर करा ले। कई देशों ने अपने यहाँ कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत इस नियम को अनिवार्य कर दिया है। डिप्रेशन का शिकार युवा और बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी हो सकते हैं। आमतौर पर बच्चे का नाराज होना या रूठना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर बच्चे की खामोशी में असामान्य लक्षण झलक रहे हैं तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो आप उसका डिप्रेशन दूर कर सकते हैं। आप बच्चों को डिप्रेशन से दूर रखना चाहते हैं तो उन्हें स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में दावा किया है कि जो लड़के किशोर अवस्था में फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो उनके इमोशनली वीक होने का खतरा कम रहता है। चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद अब चाइनीज स्मार्टफोन्स को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अगर आप भी किसी चाइनीज कंपनी का फोन यूज करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका डाटा चोरी हो रहा हो। साइबर रिसर्च सेंटर के मुताबिक चीनी कंपनी Xiaomi उनके यूजर्स का डेटा सिंगापुर के सर्वर पर भेज रही थी और चीन विरोधी कोड्स को सेंसर कर रही थी। भारत के मार्केट में चीनी मोबाइल का शेयर 75% है। यूरोपीय देश ने अपने देश के नागरिकों से चीनी मोबाइल फेंकने की अपील की है।